हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उपेंद्र। जर्नी ऑफ सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। हिस्ट्री हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स की, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कि सर नोट्स कैसे बनाते हैं या लंबे समय तक कैसे याद रखना है, ये उन लोगों की समस्या होती है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के समझ में आए और नोट्स कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की। और जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसकी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? सर्वप्रथम तो हमको ये पता होना चाहिए। तो अतीतों का क्रमबद्ध ज्ञान इतिहास कहलाता है। अतीतों का क्रमबद्ध ज्ञान इतिहास कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा इतिहास का पिता किसको कहते हैं? इतिहास का पिता, तो इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस का संबंध यूनान से है। हेरोडोटस ने 500 बीसी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इसका संबंध है इतिहास से। ठीक, तो ये थोड़ा सा इसका एक बेसिक नॉलेज थी इतिहास की जो होनी ज़रूरी है, मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम ईसवी और ईसा पूर्व उसका बहुत प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो चीज़ क्या होती है। बीसी और एडी। बर्थ ऑफ जीसस। ठीक है, तो जीसस के बर्थ से पहले का समय बिफोर क्रिस्ट, इसकी फुल फॉर्म होगी बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, और जीसस के बाद, जन्म के बाद का समय, ये कहलाता है एना डोमिनी। एनो एनो डोमिनी। ठीक है, इसका मतलब होता है अ ईयर ऑफ गॉड। ईयर ऑफ गॉड। अब बीसी में आप चूँकि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे जो आज ऐतिहासिक काल में आता है, तो उस समय 2500 बीसी से हम काउंट करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो साक्ष्य मौजूद हैं हम उनको पूर्ण रूप से अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, लेकिन वो 2500 बीसी के माने जाते हैं। ठीक है, तो तब के समय से हम काउंट करना शुरू करते हैं हिस्ट्री में 2500 बीसी से। और आप एडी में 1947 या 1964। ठीक है, मैं चूँकि आप लोगों को 1964 तक पढ़ाऊँगा तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे 1964 लिखा हुआ है। तो ये मतलब होता है बीसी का और एडी का। इसको हिंदी में कहते हैं ईशा पूर्व। ईशा पूर्व, और ये होता है ईसवी। ठीक है, बीसी होता है ईसा पूर्व और एडी होता है ईसवी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब मैं आपको इतिहास का विभाजन करके बताता हूँ कि हमें पूरा इसका जो डायग्राम है वो कैसे तैयार करना है, मतलब जो इसका इंडेक्स है कि हम एक दूसरे से रिलेट करके आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ अब। और अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो कृपया करके मेरे साथ साथ लिखते चलिए, जिससे आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो इतिहास को चलिए हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एरा भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा, इसको प्रस्तर काल भी कहते हैं।
इसको पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको 3 भाग में बांट देते हैं, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नवपाषाण काल। ये वह समय था जब मानव पत्थर का प्रयोग किया करता था। और आधि ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसी प्रकार से ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, आधि ऐतिहासिक काल को और ऐतिहासिक काल को। अब ये अपने काल खंडों के हिसाब से हमने इनको अलग अलग भागों में बांटा है। क्योंकि हमारे पास एक तो पूर्ण साक्ष्य नहीं है और थोड़े बहुत अगर प्राप्त भी हुए हैं तो हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, तो ऐसे समय को हम लोग पाषाण काल में रखते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा है आधि ऐतिहासिक काल। आधि ऐतिहासिक काल में आपने सिंधु घाटी सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता को 2500 बीसी के बाद के समय को सिंधु घाटी सभ्यता में रखा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हें हम पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पाए हैं, उसकी जानकारी हमारे पास अभी आधी अधूरी है, इसीलिए उसको आधि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग अफ़गानिस्तान में थी, पाकिस्तान में और भारत में। अफ़गानिस्तान में मुंडीगौर्क है, शोरतोगोई है, और पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, चनहूदड़ो है, रंगपुर है। तो ऐसे स्थान जब पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भारत में तो इसके कई स्थान हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, वो मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो पूर्ण विस्तार से आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, इसके अलावा जब इसके बाद में हम इन 2 खंडों के बाद में मैं आपको ऐतिहासिक काल के अलग अलग पार्ट करके बताऊंगा कि प्राचीन इतिहास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ने वाले हैं और आधुनिक इतिहास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अभी इसको मिटा देता हूं और फिर आपको मैं ऐतिहासिक काल के बारे में बताऊंगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में हम सर्वप्रथम जिसका अध्ययन करेंगे वो होगा महाजनपद। महाजनपद इतिहास में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन सभी जनपदों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। और महाजनपदों को में जैसे आप लोग देखते हैं कि मगध जो सबसे विशाल और सबसे समृद्ध महाजनपद था, तो उसकी हम इसमें डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, महाजनपदों के बाद में आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश, उसके बाद में आता है मौर्योत्तर। मौर्य वंश और मौर्योत्तर वंश के बाद में आता है गुप्त वंश। फिर आता है वर्धन वंश। फिर आता है बौद्ध धर्म। जैन धर्म। और इसके उपरांत प्राचीन भारत का अंत होगा और फिर हम आएंगे मध्यकालीन भारत में। ठीक है, मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले देखते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी। मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी के बाद में आते हैं दिल्ली सल्तनत।
उसके बाद में आता है मुगल काल, उसके बाद में आता है मुगल काल। अब देखते हैं हम आधुनिक भारत में सबसे पहले मुगलों का पतन। मुगलों का पतन, इसके बाद में देखेंगे हम राज्यों का उदय। राज्यों का उदय, यूरोपियन एवं ब्रिटिश कंपनियों का आगमन। कंपनियों का विस्तार कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगमन तो बहुत पहले हो गया था। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम 1857 की क्रांति। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद में देखेंगे हम धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। इसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं। इसके बाद में 1991 की आर्थिक नीति। आर्थिक नीति। आप इसके बाद और भी हेडिंग बना सकते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी को लेकर, ठीक है, या नरम दल गरम दल, या कुछ अन्य विशेष जो दल थे, या कुछ अन्य सामाजिक आंदोलन थे या राष्ट्रीय आंदोलन थे जो परीक्षा के परिदृश्य से महत्वपूर्ण होते हैं। आप वो सभी हेडिंग अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इतिहास का कुछ रूपरेखा होगा जो हम लोगों को पढ़ना है। ऐतिहासिक काल में जब प्राचीन भारत हम पढ़ेंगे, जिसमें ये महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्तवंश, तो इन सभी का रिलेशन एक चैप्टर का अगले चैप्टर से किस प्रकार है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए अभी मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं कि अगला जब आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें आप लोगों को क्या मिलने वाला है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले महाजनपद। देखिए, जब हम महाजनपद पढ़ते हैं तो इसमें हम एक सबसे समृद्ध राज्य देखते हैं, मगध। ठीक है, मगध में 3 वंश थे। ठीक है, इस समय 3 वंश थे जिनका नाम था, एक तो उसकी ट्रिक होती है हसीना। हाँ, ये सिर्फ ट्रिक के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे लंबे समय तक याद रख सकें। हसीना, ये है हर्यक वंश, ये शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था घनानंद। वो घनानंद बहुत ही मूर्ख व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था वो, और शायद सामाजिक भी नहीं था। इसीलिए एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी जो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, भरी सभा में जो घनानंद था उन्होंने उनका अपमान कर दिया, चाणक्य जी का। ठीक है, तो अपमान के उपरांत चाणक्य जी ने मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। उस समय उनकी उम्र 25 वर्ष थी। उन्होंने घनानंद का वध किया, नंद वंश का अंत किया और मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और इसका जो अंतिम राजा था वो भानुगुप्त था। तो इस तरह से जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर के अंदर भी, जैसे अभी आप लोगों ने ये इंडेक्स देखा है, सेम वैसा ही या इससे और बेहतर तरीके से हम उस चैप्टर का इंडेक्स बनाएंगे कि कौन सा राजा था, उसने कौन से अच्छे काम किए, उसकी राजधानी क्या रही, उसकी मुद्राएं कैसी थीं, उन सब का इंडेक्स बनाएंगे, तब हम उसका विस्तृत वर्णन करेंगे। ठीक है, फिर वर्धन है, बौद्ध और जैन धर्म। इसके बाद में हम लोग देखेंगे मुस्लिम आक्रमणकारी। तो जैसे आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमारे देश में जो मोहम्मद बिन कासिम, वो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम था वो लूटपाट करने के हिसाब से आया था। उसने जो भी भारत में मिला उसको, चूँकि भारत हमारा सोने की चिड़िया रहा है, तो हमारे पास बहुत सारा धन दौलत था, बहुत हमारे पास खनिज पदार्थ थे, तो आया और भारत को लूट कर चला गया। उसके बाद में महमूद गजनबी आता है। महमूद गजनबी के बाद में आता है मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के बारे में डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ही वो व्यक्ति था जिसके जाने के बाद में गुलाम वंश का उदय होता है। ठीक है,
जब आप पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक के वंशज कौन थे, और पहली जो महिला जो राजपाट संभालेगी रज़िया सुल्तान, तो उसका संबंध उसी गुलाम वंश से है। ठीक है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, अब मगध पे राज किया, मगध के बाद में इलाहाबाद आए, इलाहाबाद के बाद में आगरा आए, आगरा के बाद में फिर दिल्ली आए, और दिल्ली पर किस तरह से शासन हुआ है। और फिर अंत में पढ़ेंगे हम लोग मुग़ल काल। इस मुग़ल काल में हम जैसे जानते हैं कि इसमें जो अकबर था उसकी पूरी फैमिली का हम इसमें पोस्टमार्टम करेंगे, ऐतिहासिक पोस्टमार्टम। ठीक है। हाँ, तो हम पूरे इसमें मुग़ल काल में देखेंगे कि बाबर कौन था और फिर अंत में औरंगज़ेब कौन था। मतलब ये तो मैंने पहला और अंतिम बताया आपको, बाकी जितने भी राजा हुए हैं जो मुग़ल वंश से संबंधित थे, हम उन सभी का विस्तृत वर्णन इसमें करेंगे। उसके बाद में मुग़लों का पतन और राज्यों का उदय। अब देखिए, मुग़लों का पतन इसलिए हो गया क्योंकि औरंगज़ेब के बाद में कोई ऐसा राजा था नहीं जिसने अपने राज्य के पदभार को सही से समझा था, और उस समय तक सेना भी काफ़ी मतलब एक विभाजित हो गई थी, उनके पास आर्थिक कमजोरी आ गई थी, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज़ों का आगमन हो गया था। अंग्रेज़ों के आने के कारण, क्योंकि अंग्रेज़ पढ़े लिखे थे, समझदार थे, वो उनको व्यापार करना अच्छे से आता था, और जो हमारे देश में राजा थे वो उनकी तुलना में इतने समझदार नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनसे मुग़लों का पतन हुआ, तो हम उसकी डिटेल जानकारी देखेंगे इसमें। उसके बाद राज्यों का उदय, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जाट जो मतलब जाट राज्य है या मराठा है या बंगाल है, हैदराबाद, तो उन सब का जो है उदय कैसे होता है। फिर यूरोपियन का विस्तार और 1857 की क्रांति। आधुनिक भारत की सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है 1857। 1857 आप समझिए कि जो आधुनिक भारत है ये इसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर 1857 की क्रांति ना हुई होती तो भारत के लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि वो गुलाम थे, क्योंकि रहने खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, मजदूरी कर रहे थे, खा रहे थे। जो भी इनको यातनाएं सहनी पड़ रही थी, जो भी उनको परेशानी हो रही थी, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको उसकी आदत पड़ चुकी थी। तो 1857 की ही वो क्रांति है जब इन लोगों को पता चलता है कि हम गुलाम हैं, हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम बिल्कुल डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे 1857 की क्रांति को। उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी कैसे आए, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए, कौन कौन से सामाजिक आंदोलन हुए, किस तरीके से हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने लड़ाइयाँ लड़ी, और फिर हमें अंत में 1947 में आज़ादी मिली। अब 1947 में आज़ादी के बाद भी इतिहास ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन फिर संविधान की रचना कैसे हुई, फिर उसके अलावा कौन कौन सी कमेटियाँ बनी, किस तरह से हमने और बाकी सामाजिक काम किए, क्योंकि हमारे पास खाद्यान्न की भी कमी थी तो पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई। फिर अनेक क्रांतियां हुई, जैसे श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, तो उनका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन सभी को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, मैं पूरे विस्तार से पढ़ाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए और मज़ा भी आए, क्योंकि इंटरेस्ट पैदा करना ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट को लंबे समय तक तभी याद रख पाते हैं जब आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है, मतलब आपको समझ में आए और आप उसको लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है। और एक विनती है आप लोगों से, नहीं, मैं लाइक सब्सक्राइब वगैरह के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर आपका कोई साथी है तो वो आपके नोट्स हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप 10 दिन 15 दिन पहले बहुत आराम से उसका रिवीजन कर सकते हैं, अन्यथा रिवीजन करने में परेशानी होती है। और जो किताबों से रिवीजन कर लेते हैं भाई, वो तो महारथी हैं, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मैं आप लोगों से प्रागैतिहासिक काल को लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, अपना ध्यान रखिए आप लोग। जय हिंद।